हेलो एवरीवन। सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक कंप्लीट करने के बाद आज हम एट्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक को वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री की बुक जो है सिक्स सेवन्थ एट्थ की वो कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस टाइम जो आप पढ़ते हैं वो आपको डायरेक्ट पेपर में हेल्प करता है, क्योंकि आपने नया पढ़ा होता है तो और क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि उस समय की चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसने सौंपा था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम दिया था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो है उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आखिरी वायसराय कौन था? तो आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए हैं जैसे वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग, रिपन, कर्जन, ये सारे भी गवर्नर जनरल थे, लेकिन पहला जो था वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स और अंतिम जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे जेम्स मिल और ये एक अर्थशास्त्री थे और साथ ही एक राजनीतिक दार्शनिक भी थे और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और 1817 में इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें उन्होंने क्या किया था, जो भारत का इतिहास है, जो हिस्ट्री है भारत की, उसको 3 कालखंडों में बांटा था। पहला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे इन्होंने इसे 3 भागों में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन कालखंडों में बांटा था, लेकिन बहुत से लोग इस विभाजन को सही नहीं मानते हैं। अगला है कि जो वास्को डिगामा था वो कहाँ से आया था। तो देखिए, जो वास्को डिगामा है वो भारत में कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। और कब आया था? तो 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। अगला है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना था। कब? 1756 में, जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था। तो सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम था मीर जाफ़र। प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? अगर आपसे ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, यानी कि अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के बाद अगर आपसे पूछे तो मीर जाफ़र जो उसका सेनापति था, उसे कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बंगाल का नवाब उसे बना दिया। तो देखिए किस तरीके से बनाया उसे, कि देखिए जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन जो सिराजुद्दौला था वो कंपनी की बातों को नहीं मानता, लेकिन कंपनी क्या चाहती थी कि कठपुतली नवाब चाहती थी जो कि उनके इशारों पर नाचे और उनके हिसाब से काम करे, लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं करता था, इसलिए उन्होंने उसे युद्ध में हरा दिया। किसके मदद से हराया था? जो उसका सेनापति था उस मीर जाफ़र, उसने उसे धोखा दिया था, उसने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और उसे हरवा दिया और फिर उसे कंपनी ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब है कि मीर जाफ़र भी जब कंपनी की बातें नहीं मानता था तब कंपनी ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1764 में, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया था तो
तो कंपनी ने उसे भी हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया था। लेकिन जब मीर कासिम ने भी कंपनी की बात मानने से इनकार कर दिया, तब बक्सर का युद्ध होता है और मीर कासिम और कंपनी के मध्य, और फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो देखिए, टीपू सुल्तान जो थे उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था वो किस रियासत के नियंत्रण में था? तो मैसूर रियासत, वही मैसूर रियासत जिसमें टीपू सुल्तान है। तो देखिए, जो हैदर अली थे उनके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे। और मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था, ठीक है, वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में आता था, जहाँ से कंपनी क्या खरीदती थी? काली मिर्च और इलायची जैसी चीज़ें खरीदती थी। और लेकिन जो टीपू सुल्तान था उसने क्या किया बाद में जाकर कि जो मिर्च और इलायची है इनके निर्यात पर उसने रोक लगा दी। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय सौदागर थे उन्हें भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया, क्योंकि उसकी फ्रांसीसी व्यापारियों से काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी आग बबूला हो गए, और इसलिए मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, और टीपू सुल्तान इस आखिरी जंग में मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों के साथ मैसूर की कितने बार जंग हुई? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, अभी हमने बात की कि 4 बार जंग हुई थी। 67 to 69, 80 to 84, 90 to 92, और आखिरी जो जंग हुई थी वो 1799 में श्रीरंगपट्ट। तो श्रीरंगपट्ट की जो आखिरी जंग थी उसमें किसे सफलता मिली थी? तो देखिए, कंपनी को सफलता मिली, और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, और जो मैसूर का राजकाज था वो पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, और मैसूर पर सहायक संधि अंग्रेज़ों ने लगा दी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, क्योंकि जो मराठे थे उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, तो कंपनी जो थी वो मराठों की ताकत को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी, और 1761 में पानीपत की तीसरा जो युद्ध होता है, और ये किसके मध्य होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये हुआ था मराठों और कंपनी के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा कौन से थे? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणीस, ये 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर को कब्ज़े में लेने का प्रयास किया तो किसने हथियार उठा लिए थे? तो देखिए, जो कित्तूर है वो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, और रानी चेन्नम्मा थी वहाँ पे, तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन छेड़ा था, और जब अंग्रेज़ों ने इनके राज्य को कब्ज़े में लेने का प्रयास किया था तो इन्होंने हथियार उठा लिए थे। लेकिन 1824 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, और वहीं जेल में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि विलय नीति को किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी था जो उसने विलय नीति को अपनाया था, जिसमें ये भारतीय राज्यों को अपने राज्य में मिलाता था। देखिए, इस विलय नीति में होता क्या था कि किसी जगह का कोई शासक है, किसी राज्य का राजा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं, यानी कि कोई भी पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का वो रियासत हिस्सा बन जाएगी। और इसी सिद्धांत के आधार पर बहुत सारी रियासतों को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया, जैसे सतारा को मिलाया 1848 में, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सारी रियासतों को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, उनके नाम थे बंगाल, मद्रास और बम्बई। अगला प्रश्न है कि मस्केट क्या था? तो देखिए, पैदल सिपाहियों द्वारा जो भारी बंदूकें इस्तेमाल की जाती थीं उनको मस्केट कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मैचलॉक क्या होते हैं?
तो शुरुआती दौर की बंदूक होती थी जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैचलॉक कहते थे। अगला प्रश्न है कि टॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर था? तो टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि टॉमस मुनरो ने किस व्यवस्था को विकसित किया था? तो रैयतवार एक व्यवस्था थी, इसे टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, रैयत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है किसान। अगला है कि दीकू का क्या अर्थ होता है? तो दीकू का अर्थ होता है बाहरी लोग। बिरसा मुंडा कहाँ का रहने वाले थे? तो झारखंड में छोटा नागपुर है, वहाँ के बिरसा मुंडा रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि खोंड समुदाय, ये देखिए सारे आदिवासी समुदायों की यहाँ पर बात हो रही है। तो खोंड समुदाय कहाँ रहता था? तो उड़ीसा के जंगलों में ये रहता था। संथाल कहाँ रहते थे? तो संथाल झारखंड में रहते थे। 1940 में एक विद्रोह हुआ था, वर्ली विद्रोह। वो कहाँ पर हुआ था, यानी कि वर्ली विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद है 1801 में किस राज्य पर सहायक संधि थोपी गई थी? तो देखिए, अवध पर सहायक संधि ज़बरदस्ती थोप दी गई थी। आखिरी मुगल बादशाह का नाम बहादुर शाह जफ़र। 1857 का जो विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो मंगल पांडे को। दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या होती थी? तो कलकत्ता थी। दिल्ली बाद में बनी है, पहले कलकत्ता थी। अगला है हमारा कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगला है कि 1911 में इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। उसके बाद दिल्ली दरबार, जो कि 1911 में ही हुआ था। कब आयोजन हुआ था? 1911 में। उसके बाद है कि इस दरबार में किस बात का ऐलान हुआ था? तो भारत की राजधानी कोलकाता, जो कि पहले थी, इससे हटाकर दिल्ली बना दिया जाएगा, इस बात का ऐलान हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली और उसकी इमारतों का डिज़ाइन तैयार करने का काम किसे सौंपा गया था? तो एडवर्ड लेटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो वास्तुकार थे जिन्हें दिल्ली की सड़कों का, इमारतों का डिज़ाइन तैयार करने का काम सौंपा गया था। अगला है कि औरांग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गोदाम होता है इसका अर्थ, और गोदाम जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में 1854 में। तो देखिए, ये जो मिल थी ये कताई मिल थी, ठीक है। और भारत से जो इंग्लैंड और चीन को जो कच्चा कपास जाता था वो बम्बई के बंदरगाह से जाता था। और बम्बई जो है काली मिट्टी है वहाँ पर, तो जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जब सूती कपड़ा मिल पहली बम्बई में लगाई गई तो इससे क्या होता था कि वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अगला है कि टिस्को क्या है? तो देखिए, टिस्को की जो फुल फॉर्म है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब जो टिस्को है वो किस नदी के किनारे बसाया गया था? तो देखिए, टिस्को जिस नदी के किनारे था वो है सुवर्ण रेखा नदी। तो देखिए, यहाँ क्या था, सबसे पहले जंगल साफ़ किया गया, फिर एक फैक्ट्री खोलने की यहाँ पर योजना बनाई गई। और ये जो शहर है टिस्को जिस शहर में है, या इस शहर को जो नाम दिया गया, उस समय ये शहर नहीं था, जंगल था, तो वो है जमशेदपुर। और इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। और यहाँ पर काफ़ी लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए जो टिस्को है यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसमें स्टील का उत्पादन होता था। अगला है कि पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है कि विधवा विवाह को किसने प्रोत्साहन दिया? तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ये एक समाज सुधारक थे। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
एक पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना। ये एक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ताराबाई शिंदे, ये एक समाज सुधारक महिला थी। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1929 में यह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि सतनामी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो घासीदास जो थे, इन्होंने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्य शोधक समाज, देखिए यहाँ से प्रश्न ज़रूर ही बनता है कि ये वाली संस्था, ये समाज, वो समाज। तो आपको सारे समाज, सारी संस्थाएं और उनके जो स्थापना करने वाले संस्थापक हैं उनके नाम पता होने चाहिए। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिराव फूले ने करी थी। उसके बाद ज्योतिराव फूले ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम पूछा है तो उसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिराव फूले ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने सपोर्ट के लिए अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सैयद अहमद खान। अगला है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। बंगाल का विभाजन किसके शासन में हुआ था? 1905 में जो कर्जन था, वायसराय कर्जन, उसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। तिलक के संपादन में एक अखबार निकलता था मराठी का, उसका नाम क्या है? केसरी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल, दो गुटों में बट गई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं सीटेट पेपर 2 में वो आधुनिक भारत से जो प्रतिशत रहता है वो ज़्यादा रहता है बजाय मध्यकालीन और प्राचीन भारत के। तो आपको यहाँ से अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना है और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, बस ये आपका लास्ट टाइम रिवीजन है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर था जिसने निहत्थे बैठे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी। किसकी उपाधि थी? नाइटहुड की। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, यहाँ पर फरवरी 1922 की ये घटना है। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि ये एक हिंसक आंदोलन था और गांधी जी हमेशा अहिंसा के समर्थक हैं, इसलिए इस आंदोलन में हिंसा हुई थी, जिससे आहत होकर गांधी जी ने अपना जो आंदोलन है वो वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया गया? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और देखिए, हमारा जो भारत है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, जो कि आज की ही डेट है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो 26 जनवरी है 1930 में, इस दिन सभी देशवासियों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इस दिन की याद को बनाए रखने के लिए ये जो दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया और ये दिन भी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो देखिए, ये एक इत्तेफाक है कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है हमारा, और आज हम भारत की आज़ादी के विषय में पढ़ रहे हैं और सारे जितने भी आंदोलन हैं, किस किस ने इन आंदोलन में भाग लिया, वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुँचने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी।
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो देखिए आज हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।